हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अविनाश, MBBS फ्रॉम SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। अपन पढ़ रहे थे सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंसी एंड स्टेरिलिटी। तो आज के अपने इस टॉपिक के मेन पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंसी एंड स्टेरिलिटी, कॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी, ART मीन्स आर्टिफिशियल और असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू नेचर सेक्सुअल एक्टिविटी किस किस के बीच में होती है? मेल के बीच में और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल के बीच में और फीमेल के बीच में, अगर नेचर के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, तो अब इसमें एक्टिव एजेंट कौन होगा और पैसिव एजेंट कौन होगा? तो एक्टिव एजेंट होगा मेल। ठीक है, एक्टिव एजेंट होगा मेल और पैसिव एजेंट होगा फीमेल। फीमेल इसकी पैसिव एजेंट होगी। अब देखते हैं इम्पोर्टेंसी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी क्या होती है? इम्पोर्टेंसी होती है, एक मेल है, वो ना तो पेनाइल इरेक्शन अचीव कर पाता है, ना उसको इनिशिएट कर पाता है और ना ही उसको मेंटेन रख पाता है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन एबिलिटी ऑफ ए मैन टू अचीव, इनिशिएट और मेंटेन पेनाइल इरेक्शन इज नोन एज इम्पोर्टेंसी। ओके, अब मान लीजिए एक फीमेल है, वो सेक्सुअल अराउज ना तो इनिशिएट कर पाती है और ना ही मेंटेन कर पाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रेजिडिटी। ठीक है, ये कॉरेस्पेंडिंग टर्म हो गई इम्पोर्टेंसी की। ठीक है, इफ ए फीमेल इज अनेबल टू इनिशिएट और मेंटेन सेक्सुअल अराउजल इज नोन एज फ्रेजिडिटी। ओके, कॉरेस्पेंडिंग टर्म फॉर इम्पोर्टेंसी इन फीमेल, तो ये इसके सिमिलर टर्म है। ठीक है, इसको अपन सेक्सुअल कोल्डनेस भी बोल सकते हैं और इसका मोस्ट कॉमन काज क्या हो जाएगा? वेजानिस्मस। अपन ने बोला कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रेजिडिटी इज वेजिनाइस्मस। तो ये होता क्या है? तो ये होता है कि एक फीमेल है, उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं और वो स्पाज्मोडिक होते हैं और पेनफुल होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं? वेजाइनल कैविटी होती है ना, उसके अराउंड, या पेल्विक फ्लोर में, या उसके एडक्टर ऑफ थाई होती है ना, वहाँ पे भी मिलते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन? कंडीशन वेयर द फीमेल इज अचीविंग एबनॉर्मल स्पाज्मिक पेनफुल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन अराउंड वेजाइनल कैविटी एंड द पेल्विक फ्लोर, समटाइम इवन द एडक्टर ऑफ थाई। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और पेनफुल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन? कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो वेजाइनल कैविटी के अराउंड, इसके अलावा पेल्विक फ्लोर पे, इसके अलावा एडक्टर ऑफ थाई है ना, वहां पे भी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो फीमेल पेनिट्रेशन अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, पेनिट्रेशन हो नहीं पाएगा उसमें। तो टू दिस द फीमेल विल नॉट एबल टू अचीव पेनिट्रेशन एट ऑल। ठीक है, अब देखते हैं स्टेरिलिटी क्या होती है। तो स्टेरिलिटी, मान लीजिए एक कपल है जो काफी लंबे टाइम से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेराइल कपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इनएबिलिटी टू बिगेट और टू कंसीव ए चाइल्ड इज नोन एज स्टेरिलिटी। ठीक है, अब एक टाइम पे देखिए एक पर्सन है जो पोटेंट हो सकता है लेकिन स्टेराइल है। ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है बट फर्टाइल है। ठीक, तो कुछ लोग इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी से कंफ्यूज होते हैं, मतलब दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पर्सन है जो पोटेंट है लेकिन स्टेराइल हो सकता है, और दूसरा पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है बट फर्टाइल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इनमें से। ठीक, ये अब देखते हैं कुछ लोगों में कुछ एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। समटाइम्स ए पर्सन हैव एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। अगर ये मेल में है तो उसको बोलेंगे सेट्रियासिस, और ये फीमेल में है तो उसको बोलेंगे निम्फोमेनिया। ठीक है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, इफ इट इज अमंग मेल्स इट इज नोन एज सेट्रियासिस, इफ इट इज अमंग फीमेल्स इट इज नोन एज निम्फोमेनिया। अब देखते हैं कोज ऑफ इम्पोर्टेंसी, क्या क्या कोज है इम्पोर्टेंसी की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी के लिए एक बेटर टर्म क्या हो जाएगी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बेटर टर्म है। ठीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कोज, वो है साइकोलॉजिकल कोज। ठीक है, साइकोलॉजिकल कोज मोस्ट कॉमन फंक्शनल कोज है। ठीक है, ओके, कौन कौन से साइकोलॉजिकल कोज आ जाएंगे? जैसे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, फियर हो गया। एंजाइटी सबसे इम्पोर्टेंट कोज है साइकोलॉजिकल में, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइटी है। ठीक है, एंजाइटी किसकी हो सकती है? सेक्सुअल अराउजल सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा,
सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इसकी एंजाइटी हो सकती है। एक टर्म देखिए हनीमून इम्पोर्टेंसी, ठीक है। एक मैरिड कपल है, जस्ट उसकी शादी हुई है, वो हनीमून पे गया है, ठीक है। अब हनीमून पे क्या हुआ कि जो मेल है वो पेनाइल इरेक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्यों, किसकी वजह से? एंजाइटी की वजह से। उसको फर्स्ट टाइम है उसका, तो उसको एंजाइटी है कि क्या मैं प्रॉपर सेक्सुअल अराउजल कर पाऊंगा, प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाऊंगा, तो इसकी एंजाइटी है उसको, ठीक है। तो वो हो गई हनीमून इम्पोर्टेंसी, ठीक है। परफॉर्मेंस की एंजाइटी है उसको। पेशेंट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग हनीमून पीरियड ड्यू टू एंजाइटी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कॉज है? वेस्कुलोजेनिक, ठीक है। इसमें ये दूसरा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज है। इसमें क्या होता है कि वो सप्लाई ऑफ ब्लड टू पेनिस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पेनिस की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा तीसरा कॉज है न्यूरोलॉजिकल कॉज। न्यूरोलॉजिकल में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके अलावा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज में हाइड्रोसिल हो सकता है, हाइड्रोसिल की वजह से प्रॉपर पेनिट्रेशन वो पेनिस नहीं हो पाएगा ना। नेक्स्ट एक्वायर्ड डिजीज है कैस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए रिमूवल ऑफ टेस्टिस दो टाइम पे हो सकता है, एक तो बिफोर प्यूबर्टी हो गया, ठीक है, एक आफ्टर प्यूबर्टी। अब बिफोर प्यूबर्टी हुआ तो पर्सन क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, पर्सन बिकम इम्पोर्टेंस। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी हुआ है तो पर्सन बिकम स्टेराइल, बट ही कैन बी पोटेंट। वो पोटेंट हो सकता है लेकिन स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंसी क्वाड हैंस, इम्पोर्टेंसी क्वाड हैंस। अब देखिए एक मेल है ये, ठीक है, ये 4 फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ट्राई करता है। ये 4 फीमेल हैं। अब ये 3 फीमेल है ना, इनके साथ जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो प्रॉपर पेनाइल इरेक्शन होता है। लेकिन ये जो फीमेल है इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ट्राई करता है तो पेनाइल इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। और मान लीजिए ये उसकी वाइफ ही है, ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो द मैन इज इम्पोर्टेंट टुवर्ड वन पर्टिकुलर फीमेल और वुमेन। और ये किसकी वजह से होता है? साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज साइकोलॉजिकल। अब इसी से मिलती जुलती एक टर्म है इम्पोर्टेंस क्वाड हंक, इम्पोर्टेंस क्वाड हंक। अगर इस कंडीशन में फीमेल है वो एक पर्टिकुलर मेल के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस क्वाड हंक। और ये इसका भी कोज क्या हो गया? साइकोलॉजिकल। अब एक कंडीशन देखिए फिकंडेशन एब एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लीजिए एक फीमेल है, उसने कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, मतलब कोई भी पेनाइल पेनिट्रेशन नहीं है, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इट इज कंसेप्शन ऑफ फीमेल विदाउट एनी पेनाइल पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनाइल पेनिट्रेशन, बिना पेनाइल पेनिट्रेशन के वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए सीमेन है वो डिपॉजिट हो गया वल्वल आउटलेट पे, अपर पार्ट ऑफ थाई पे, तो वहां से वो स्पर्म है वो स्विम करके कहाँ पहुंचेंगे? वेजाइना में, वेजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में, और फाइनली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेयर कंडीशन है। और इसमें क्या होता है? इट कैन अकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सीमन एट वल्वल आउटलेट और अपर पार्ट ऑफ थाई इटसेल्फ। द स्पर्म स्विम्स एंड रीचेज वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर, ठीक है। और ये एक रेयर कंडीशन है, ठीक। अब देखते हैं ART। ART क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये इसमें क्या है? आर्टिफिशियल यूज करते हैं अपन टेक्निक्स का, ताकि अपन असिस्ट कर पाएँ और फैसिलिटेट कर पाएँ किसको? रिप्रोडक्शन। तो क्या हो गया? इट इज़ आर्टिफिशियल यूज ऑफ टेक्निक्स फॉर असिस्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग द रिप्रोडक्शन। इसमें कौन कौन आएगा? तो इट इंक्लूड्स इंसेमिनेशन, पहला है इंसेमिनेशन, दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अदर थर्ड है जिसमें सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है कि अदर फीमेल्स बियर द चाइल्ड ऑफ ए कपल। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियली इंजेक्ट करेंगे सीमन को अपन किसमें? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंजेक्शन ऑफ सीमन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये 3 टाइप का हो सकता है। सीमन है वो किससे भी आ सकता है? हस्बैंड का हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, ओके। दूसरा है डोनर से भी आ सकता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। तीसरा है कि वो पूल सीमन हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से, बोथ हस्बैंड एंड डोनर का सीमन हो सकता है,
तो 3 टाइप का हो सकता है, हजबेंड से, डोनर से और पूल्ड सीमन। ठीक, अब इसके इंडिकेशन क्या होंगे, किस किस कंडीशन में अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। तो रिलेटेड टू मेल, मेल से रिलेटेड कौन कौन से रीजन है। ठीक है, तो इसमें मेन रीजन क्या होगा कि जो मेल है ना वो अपने सीमन को डिपॉजिट ही नहीं कर पाएगा फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नेक्स्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट लाइक एपिस्पाडियस, तीसरा ओलिगोस्पर्मिया, और चौथा एक और रीजन है जो इससे रिलेटेड नहीं है कि डिपॉजिट नहीं कर पाए, डिपॉजिट तो कर पाता है लेकिन मान लीजिए RH इनकम्पेटिबिलिटी है दोनों के बीच में। हो सकता है कोई पेनाइल डिफॉर्मिटी हो, पेनाइल डिफॉर्मिटी की वजह से वो सीमन को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब फीमेल से रिलेटेड कौन कौन से होंगे, तो माइल्ड सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन द सर्विक्स, और नेक्स्ट है वेजिनाइसमस। ये बताया था ना कि कंडीशन है कि जिसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं अराउंड द वेजाइनल कैविटी और पेल्विक फ्लोर में। तो इस कंडीशन में अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करेंगे, अंडर एनेस्थीसिया करेंगे। ठीक है, इन दिस कंडीशन फीमेल इज इंसेमिनेटेड अंडर एनेस्थीसिया। अब ये जो 4 कंडीशन है ना, ये बताइए ना, इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हजबेंड, क्योंकि इसमें जो स्पर्म की क्वालिटी होगी ना वो अच्छी क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट कुछ कंडीशन देखिए लाइक RH इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टनर्स, अगर दोनों ही पार्टनर RH इनकम्पेटिबल है, ठीक है, मान लीजिए सिंगल वुमेन है जिसकी मैरिज नहीं हुई, विडो है, डाइवोर्स्ड है। ठीक है, इसके अलावा एजोस्पर्मिया है। इस एजोस्पर्मिया क्या होता है कि सीमन में स्पर्म का काउंट बहुत ही कम है, स्पर्म काउंट इज टू लेस। ठीक है, और इसके अलावा रिस्क किसकी है, जेनेटिक डिजीजेज की रिस्क है। तो इन कंडीशन में अपन डोनर का सीमन है उसको इंजेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अपन कंसेंट किस किस से लेंगे। ठीक है, कंसेंट तो पहला है कि अगर हस्बैंड खुद दे रहा है सीमन तो अपन कंसेंट लेंगे उस कपल से, मतलब उस हस्बैंड से और उसकी वाइफ से, उस कपल से अपन कंसेंट लेंगे। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अपन डोनर के सीमन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन कंसेंट लेंगे जो रिसिपिएंट कपल है उससे भी और जो डोनर कपल है उससे भी। वी शुड गेट कंसेंट ऑफ द रिसिपिएंट कपल एंड द डोनर कपल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अब लेजिटिमेसी स्टेटस क्या होगा, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड है, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर है तो जो बच्चा पैदा होगा वो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा जब तक उसको लीगली अडॉप्ट नहीं किया जाए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो भी बच्चा पैदा हुआ वो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड ने खुद ने सीमन दिया है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, और अगर डोनर ने दिया है सीमन तो जो बच्चा पैदा होगा वो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा जब तक उसको अडॉप्ट नहीं किया जाए लीगली। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ डोनर, डोनर्स के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ताकि उसका अपन सीमन इंसेमिनेशन कर पाएँ, उसके सीमन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर पाएँ। ऐसे हर किसी को तो नहीं चुन सकते ना डोनर के लिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, डोनर हैज़ टू बी फ्रॉम द सेम रेस एंड सेम रीजन, उसकी रेस सेम होनी चाहिए और रीजन भी सेम होना चाहिए। ठीक, दूसरा है डोनर है वो मैरिड होना चाहिए, ठीक है, उसके एक वाइफ होनी चाहिए और उसके कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए उसका बच्चा पहले से उसका बच्चा नहीं है तो अपन उसका कैसे कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको डोनर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, कम से कम एक बच्चा होना चाहिए उसकी। ठीक है, थर्ड है लेस देन 14 ईयर होना चाहिए, और नेक्स्ट है वो फिजिकली और मेंटली हेल्थ होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए, उसकी फिजिकल और मेंटली हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोई RH इनकम्पेटिबिलिटी दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। ठीक, देयर शुड बी नो रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज, कोई भी जेनेटिक डिजीज की रिस्क नहीं होनी चाहिए। अब मेडिको लीगल इश्यूज देखते हैं, क्या क्या मेडिको लीगल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि मेंटेन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनकी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, ना तो डोनर को रिसिपिएंट की आइडेंटिटी
पता होनी चाहिए, और नई रिसिपिएंट को डोनर की आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा उस टेक्निक के रिजल्ट क्या होंगे उसका भी डोनर को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ डोनर शुड नॉट बी रिवेल्ड एंड द डोनर शुड नॉट नो द रिसिपिएंट आइडेंटिटी एंड रिजल्ट ऑफ टेक्निक, ठीक है। दोनों में से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। नलिटी एंड डाइवोर्स, नलिटी एंड अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, और वो क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि वो जो मेल था, जो हस्बैंड था, वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये ग्राउंड फॉर नलिटी हो सकता है, मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए ग्राउंड का काम कर सकता है। अब डाइवोर्स में क्या होगा, ठीक है, अगर कोई वुमेन है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाती है लेकिन बिना किसी कंसेंट के, किसकी, हस्बैंड की, बिना किसी कंसेंट के, तो जो हस्बैंड है वो उसके अगेंस्ट डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकता है, ठीक है। इफ द वुमेन इज गेटिंग दिस प्रोसीजर डन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड देन ही कैन फाइल फॉर डाइवोर्स। नेक्स्ट है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसमें क्या होता है, एक मेल है जो दूसरी अपनी वाइफ के अलावा दूसरी किसी मैरिड वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है। तो क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एडल्ट्री हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड एडल्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल यूनियन नहीं हो पाती, ठीक है। डोनर और रिसिपिएंट के बीच में कोई फिजिकल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, ठीक है। एडल्ट्री एज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल यूनियन, ठीक। नेक्स्ट है इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशन होता है किसके बीच में, ब्लड रिलेटिव के बीच में। ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक डोनर है, उसने सीमन दिया और एक बच्चा पैदा हुआ, तो जो डोनर है वो इस बच्चे का कौन हो जाएगा, बायोलॉजिकल फादर हो जाएगा, ठीक है। अब उस डोनर के पहले से भी एक बच्चा है, पहले से भी एक बच्चा है। अब आप मान लीजिए फ्यूचर में ये दोनों बच्चे मिलते हैं और उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंसेस्ट हो जाएगा, ब्लड रिलेटिव हो गए ना दोनों। तो डोनर गिव सीमन एंड गोट ए चाइल्ड, दिस डोनर ऑलरेडी हैज ए चाइल्ड इन फ्यूचर, इफ दीज टू चिल्ड्रन हैव इंटरकोर्स इट इज नोन एज इंसेस्ट, ओके। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।